हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी। और मैं जो है आज आप लोगों के लिए टूअर्ड द फोर्थ सीरीज डे 34 प्रैक्टिस पेपर 11 है। मैं आप लोगों के लिए कुछ ग्रामर और कुछ लिटरेचर के क्वेश्चंस जो है लेके आई हूँ। टॉपिक वाइज ही ग्रामर के क्वेश्चंस जो है ले रही हूँ। तो आज मैंने प्रोनाउन के क्वेश्चंस लिए हैं, दैट टू रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे समझने में बहुत मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। और आज जो मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ ये रेन एंड मार्टिन बुक की एक्सरसाइज है। रेन एंड मार्टिन वो वाली नहीं जो जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं जो 10th to 11th की होती है। ये रेन एंड मार्टिन अगर आप लोगों ने देखी हो, एक कॉम्पिटिटिव सीरीज की रेन एंड मार्टिन जो है वो आई है, तो उसी बुक की जो है ये मैंने एक्सरसाइज आप लोगों को करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद जो लेट्स बिगिन विद अ कोट। ऑब्स्टिकल्स आर चैलेंजेस फॉर विनर्स एंड एक्सक्यूजेस फॉर लूजर्स। ऑब्स्टिकल्स यानी कि जो 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 कठिनाइयां होती हैं वो जो विनर्स होते हैं उनके लिए चैलेंजेस होती हैं कि इनको पार करके ही आगे जाना है, और जो लूजर्स होते हैं उनके लिए एक्सक्यूजेस होती है कि ये हो गया, दैट्स व्हाई वी कुडंट डू एनीथिंग। तो ऑब्स्टिकल्स जो होती हैं वो उसको पार कर लेता है, दैट बिकम्स अ विनर। और जो उनको सोच के कि अरे ये हो गया तो इसलिए हार मान लेता है, तो वो लूजर ही रह जाता है। सो बी अ विनर नॉट अ लूजर। ज्वाइन लाइव पेड बैच इफ यू विश टू। अगर आप यूपीटीजीटी इंग्लिश का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंग्लिश सूत्रा का ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए 7895937338 पर कॉल करें। ये हमारा वीडियो बैच है। सेम जो हमारा लाइव और वीडियो बैच में कोई अंतर नहीं होता है। सिर्फ अंतर ये होता है कि इसमें क्लासेस जो हैं वो रोज़ चलती हैं। लाइव वाले में, वीडियो वाले में सारी क्लासेस टॉपिक वाइज अरेंज हैं। कि जैसे जो अगर टॉपिक ग्रामर के कहें तो ग्रामर के सारे टॉपिक्स अरेंज्ड हैं, लिटरेचर के सारे टॉपिक्स अरेंज्ड हैं। भाई टीजीटी में 4 राइटर्स हैं, पीजीटी के मिलाकर पूरे सारे राइटर्स जितने पीजीटी के 17 राइटर्स मिला के वो सारे राइटर्स हैं। लिटरेरी टर्म्स हैं। ये हमारे बैचेस इस तरीके से, एक यूपीटीजीटी का है, एक यूपीटीजीटी पीजीटी का है, और ग्रामर का है, DSSB टीजीटी पीजीटी का है। तो ये बैचेस हैं, और इनकी खासियत ये है कि ये लाइव क्लासेस के ही जो है वो वीडियोस हैं। कोई अलग से वीडियोस जैसे मैं अभी ये बना रही हूँ ऐसे बना के रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं, तो इसमें इंट्रैक्शन पूरा है। इसके अलावा ये जो बैचेस हैं इनकी भी साथ आपको नोट्स जो हैं बुक फॉर्म में कुरियर के द्वारा आपके घर पर भेजे जाते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु सेड द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ वर्ड्सवर्थ्स पोइट्री इज वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ? एमएच एब्राम्स, वर्ड्सवर्थ, डॉक्टर जॉनसन या शेले? तो किसने कहा है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के सबसे पहले क्रिटिक विलियम वर्ड्सवर्थ ही खुद है? तो इसका आंसर है, अब आप देख लीजिए इसका आंसर क्या, आप लोग लगा लीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है एमएच एब्राम्स। इसका आंसर एमएच एब्राम्स है। एमएच एब्राम्स जिन्होंने लिटरेरी टर्म्स पर भी एक बहुत खूबसूरत सी किताब जो है वो लिखी है। एमएच एब्राम्स ने ही ये चीज़ कही है कि वर्ड्सवर्थ अपनी पोइट्री के फर्स्ट क्रिटिक हैं। कई अगर आप लोगों को कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करते हैं उसमें कई बार हो जाता है क्वेश्चंस के आंसर्स में गलती हो जाती है। तो अगर आपको आंसर में डॉक्टर जॉनसन दिखता है तो इसका आंसर डॉक्टर जॉनसन नहीं है, एमएच एब्राम्स है। क्योंकि डॉक्टर जॉनसन भाई उससे बहुत पहले थे, विलियम वर्ड्सवर्थ थे, तो मरने के बाद कमेंट नहीं कर सकते। तो एमएच एब्राम्स जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, who in Shakespeare's Hamlet mumbles a song from Tottel's Miscellany? Tottel's Miscellany was a group of जो है collection of songs से, Tottel was the name of the publisher, जिसमें बहुत सारे songs and sonnets जो है वो थे। और ये टोटल जो है वो नाम था, एक पब्लिशर का नाम था। तो शेक्सपियर के हैमलेट में कौन टोटल्स मिसलेनी में से एक सॉन्ग जो है वो गाता है? हैमलेट, वन ऑफ द टू क्लाउन्स, अ ग्रेव डिगर, पोलोनियस या गर्ट्रूड? हैमलेट अगर आपको पता हो तो हैमलेट जो है वो एक ट्रेजेडी है। जो शेक्सपियर जो है अपनी ट्रेजेडीज में एक कॉमिक सीन जो है वो इंट्रोड्यूस किया करते थे जस्ट कॉमिक रिलीफ के लिए। ये ग्रेव डिगिंग सीन हैमलेट का एक कॉमिक सीन है, कॉमिक रिलीफ वाला सीन है।
और इसमें ये ग्रेव डिगर्स जो हैं वो जब जब कब्र खोद रहे हैं तो अलग अलग प्रकार के जब खोपड़ियाँ वगैरह निकल रही हैं तो वो उनके बारे में कमेंट कर रहे हैं। तो ये एक कॉमिक रिलीफ प्रदान करने वाला सीन है। इसी में से एक कैरेक्टर जो है वन ऑफ द टू क्लाउन्स, अ ग्रेव डिगर, जो ग्रेव डिगर है वो टोटल्स मिसलेनी में से एक सॉन्ग जो है वो गाता है। तो इसका आंसर है बी। Which works of Wordsworth exhibit the influence of William Godwin? William Godwin जिन्होंने जो कि एक अनार्किस्ट थे, he was an anarchist। उनकी जो बुक है पॉलिटिकल जस्टिस, जिससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे वर्ड्सवर्थ, शेले, ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इस विलियम गॉडविन की फिलॉसफी से प्रभावित थे विलियम वर्ड्सवर्थ, और उनका जो प्रभाव है वर्ड्सवर्थ का, जो वर्ड्सवर्थ ने गॉडविन का प्रभाव जो दिखाया है अपने दो वर्क्स में दिखाया है, गिल्ट एंड सॉरो, बॉर्डरस जो कि उनकी जो है वो वर्ड्स प्ले है, और गिल्ट एंड सॉरो जो उनकी पोयम है। इन दोनों वर्क्स में उन्होंने जो है वो किसका इन्फ्लुएंस दिखाया है? गॉडविन का। तो इसका आंसर है both A and B. We read Paradise Lost as a task nobody ever wished at it longer. कि हम पैराडाइज लॉस्ट को एज अ टास्क की तरह पढ़ते हैं। Nobody ever wished it longer, कोई नहीं चाहता कि वो और ज़्यादा लंबा हो। ये किसने कहा है? डॉक्टर जॉनसन, टी.एस. इलियट, वर्ड्सवर्थ, थॉमस कैरियो। तो ये जो कथन है वो डॉक्टर जॉनसन के द्वारा कहा गया है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो कि जिन्होंने लाइव्स ऑफ एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स जो है वो लिखा है, और जिसमें बायोग्राफी है एमिनेंट राइटर्स की। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये बात जो है वो कही है। Who is the writer of Essays on Milton? Essays on Milton जो है ये वर्क किसने लिखा है? मैकॉले, कार्लाइल, चार्ल्स रीड, मिसेस गस्केल। ये विक्टोरियन राइटर जो है मैकॉले एंड आर्नल्ड, ये आर्नल्ड ने मिलकर जो है ये वर्क जो है लिखा है कि एसेज ऑन मिल्टन। मैकॉले और आर्नल्ड का जॉइंट जो है वो पब्लिकेशन है। Education is simply ruining the lower classes. It unsettles them, and that is the worst for us all. Where do these lines appear? The roof, the skin game, the windows, silver box. ये लाइंस जो हैं वो जॉन गॉल्सवर्दी के एक प्ले की है, और ये जॉन गॉल्सवर्दी जो कि जाने जाते थे अपनी सोशल ट्रेजेडीज़ के लिए, जो एक रियलिस्ट थे और वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया करते थे। तो ये जो लाइन है इसका मतलब है कि एजुकेशन जो है वो लोअर क्लास को रूइन कर रही है, क्योंकि वो उनको अनसेटल कर देती है, और ये अपर क्लास के लिए एक बहुत ही बेकार चीज़ है। तो ये लाइन हमें देखने को मिलती है किस में? द सिल्वर बॉक्स में। सिल्वर बॉक्स जिसमें ये दिखाया गया है कि लॉ इज़ डिफरेंट फॉर द रिच एंड डिफरेंट फॉर द पुअर। तो यहाँ पर ये सिल्वर बॉक्स में ये दिखाया गया है। Which of the following forms of poetry is a much higher order than ballads and may be whether descriptive or narrative? कौन से फॉर्म्स ऑफ हायर ऑर्डर है बैलेड से? बैलेड जिसपे कहानी कही जाती है, और वो डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो ये लिरिकल फॉर्म्स होती हैं, क्योंकि इसमें जो है वो दोनों तरीके की जो है वो रिफ्लेक्ट, सभी तरीके की पोएम्स जो है वो आ जाती हैं। तो बैलेड्स से हायर ऑर्डर की जो पोएम्स होती हैं, जो डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव दोनों ही जिसमें पाई जाती हैं। जैसे नैरेटिव में एपिक वाली कहानी भी कहती हुई है, डिस्क्रिप्टिव है जैसे उसमें कि कोई डिस्क्रिप्शन किसी चीज़ का दिया जा रहा है। तो ये किस में जो है वो पाई जाती हैं? लिरिकल पोइट्री में डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव दोनों ही तरीके की जो है वो पोएम्स आ जाती हैं। दैट इज लिरिकल। Interrogation is also known as climax, transferred epithet, litotes या rhetorical question. क्लाइमैक्स का मतलब होता है कि द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द एक्शन,
कि जहाँ पर एक्शन जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचता है और उसके बाद फिर वो जो है वो गिरता है एक्शन। तो हाँ, मतलब जहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट, उसके बाद तो कैटास्ट्रॉफ जो है वो होता है। तो क्लाइमैक्स जो होता है कि हाईएस्ट पॉइंट है व्हेन द फॉल ऑफ द हीरो टेक्स प्लेस। तो क्लाइमैक्स जो है वो दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेडी। ट्रांसफर्ड एपिथेट जो मतलब होता है, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, और ट्रांसफर्ड का मतलब होता है कि लिविंग एडजेक्टिव को नॉन लिविंग पर ट्रांसफर कर देना। जैसे अगर हम ये कहते हैं वियरी वे, तो वियरी वे में जो वे है, रास्ता, वो नॉन लिविंग है, और ये जो एडजेक्टिव है थका हुआ, ये लिविंग है। तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। लाइटोटीज का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को अंडरस्टेटमेंट जो होता है, तो वो जो है कि स्कॉलर ऑफ नो मीन सिटी, तो नो मीन सिटी तो यहाँ पर हो गया यानी कि अ गुड सिटी। तो ये तीनों तो नहीं हुए। तो इंटेरोगेशन यानी कि क्वेश्चन पूछना, उसे एक और कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। एम आई योर स्लेव, ना हाँ में जवाब दे सकते ना में जवाब दे सकते। तो रिटोरिकल क्वेश्चन जो होता है इंटेरोगेशन, उसे भी कहा जाता है। इंटेरोगेशन का दूसरा नाम होता है रिटोरिकल क्वेश्चन। What is the meaning of the phrase smell of the lamp? अब आप खुद सोचो, स्मेल ऑफ द लैम्प, अगर मैं एक ये लैम्प सा बना रही हूँ और आप इसमें ये देखिए कि ये लैम्प है और इसमें जो है ये हमने ये बहुत देर तक जल रहा है, तो कैसे होगा, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। समझ के करिए कि स्मेल, तो भाई आप बहुत देर तक लैम्प को कब जलाओगे, जब आप पढ़ रहे होंगे, बिना उसके तो आप लैंप को जलाओगे नहीं। तो स्मेल ऑफ द लैंप का मतलब क्या हो गया, टू शो साइन ऑफ लेबोरियस स्टडी, यानी कि जब पढ़ रहे हो तभी लैंप जलाओगे, और जब लैंप जलाओगे तो चाहे इलेक्ट्रिसिटी वाला तो भी स्मेल आएगी और तेल वाला तो भी स्मेल आएगी। टू शो साइन ऑफ लेबोरियस स्टडी। मैच द मीनिंग विद द इडियम टू पुट अ सॉक इन इट। टू इंस्टिगेट, टू इरिटेट, टू स्टॉप टॉकिंग, टू बी वेरी एंग्री। टू पुट अ सॉक इन इट, अब किसी इंसान के जो बोले जा रहा है और उसके मुंह में जो है वो सॉक जो है वो ठूंस दिया जाए, तो उसका क्या मतलब हुआ। टू पुट अ सॉक इन इट, दैट इज टू इंस्टिगेट, मतलब कि किसी को उकसाना, टू इरिटेट, चिढ़ाना, टू स्टॉप टॉकिंग, बोलना बंद कर देना, टू बी वेरी एंग्री। तो इसका आंसर है सी। Wordsworth's Immortality Ode and the Tinton Abbey are the two of the finest examples. Tinton Abbey जिसमें उन्होंने अपनी 3 स्टेजेस जो हैं, 3 स्टेजेस ऑफ नेचर जो है, ऑफ लव फॉर नेचर जो है वो दिखाया है। इमोर्टलिटी ओड जो है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल जिसकी थीम है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये 2 है। अब ये दोनों पोइट्री किस चीज का एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्टिव पोइट्री यानी कि सोच परक, नैरेटिव कहानी कहती हुई, डिडक्टिक किसी चीज की के जो प्रेरणा देती हुई हो, सटायरिकल यानी कि व्यंग करती हुई हो। तो इनमें से कौन सी प्रकार की है ये टिंटन एबे, अगर आप पढ़ते हैं तो टिंटन एबे में उन्होंने जो है ये बताया है कि हाउ ही जो है वो हाउ कनेक्टेड ही फील्स इन द लैप ऑफ नेचर। एंड इमोर्टलिटी ओड में उन्होंने बताया है कि सोल के बारे में बताया कि सोल इज इमोर्टल एंड वेदर अ पर्सन सोल हैज द एग्जिस्टेंस, वेदर द बॉडी हैज एग्जिस्टेंस और नॉट। तो ये जो है उन्होंने इसमें बताया। तो ये क्या है, ये हमें सोचने को मजबूर करती हैं ये पोएम्स। तो ये पोएम्स क्या हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्टिव पोइट्री। तो यानी कि ये क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्टिव पोइट्री। Who said that Milton's epic was lacked earnest feelings, was stiff and tortuous? ये मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के बारे में कहा गया है कि उसमें बहुत मतलब एक अर्नेस्ट फीलिंग्स नहीं है और बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है और बहुत टॉर्चर करने वाला है। तो ये किसने कहा है, एलन टेट, टी.एस. इलियट, एफ.आर. लीविस, आई.ए. रिचर्ड्स। ये लाइन कही गई हैं टी.एस. इलियट के द्वारा, वही जो वेस्टलैंड के रचयिता हैं उनके द्वारा ये लाइन्स कही गई हैं।
This is the name given to the artifice of language which the sound of words is made to suggest or echo the sense. This is the definition of. ऐसी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें साउंड से जो है वो सेंस समझ में आता है. सर्कमलोक्यूशन का मतलब जो है घुमा फिरा के कहना. पेरिफ्रेसिस, ओनोमोटोपिया या प्लियोनिज्म. अब एक एक करके मैं आप लोगों को इनके बारे में समझाना शुरू करूंगी या अलग उसमें ले लूंगी कि घुमा फिरा के कहना. और इसमें जो आपका ये जो इसका है ये ओनोमोटोपिया है. जैसे द अलार्म रिंग्स, तो ये जो है ये इस साउंड से हमें पता चल गया ये कि ये जो है किसका डेफिनेशन है, साउंड की दी जा रही है. तो दैट इज ओनोमोटोपिया. तो ये ओनोमोटोपिया का जो है वो एग्जांपल है, दैट इज ओनोमोटोपिया. ठीक है जी. और इसके भी जैसे अभी ये वैसे तो एक से ही है. जैसे प्लियोनिज्म है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्लियोनिज्म के बारे में भी आपको बता रही हूँ. टू यूज मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड. टू यूज मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड, मैं सोचा बता ही देती हूँ. तो जैसे यहां पर है टू सी विद योर ओन आईज. ठीक है. अब आप यहां देखिए प्लियोनिज्म है कि अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग करने को प्लियोनिज्म जो है कहा जाता है. सी विद योर आईज, टू सी विद योर ओन आईज. हम इसमें केवल सी से भी जो है वो बता सकते थे. तो हम जो है ये प्लियोनिज्म का ये हो गया टू यूज मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड. अब इसके बाद मैं आपको एक एक करके ही बता रही हूं. तो ये हुआ प्लियोनिज्म का. एंड नेक्स्ट इज सेम यही चीज है, सर्कमलोक्यूशन. टू यूज राउंड अबाउट एक्सप्रेशन, घुमा फिरा कर बात करना, सीधी बात, नो सीधी बात, ओनली बकवास, दैट इज. तो पेरिफ्रेजेस भी इसी का ही वो है. और सर्कमलोक्यूशन का जैसे एग्जांपल मैं इसमें आप देख रही हूं, इकोनॉमिकल विद द ट्रुथ. हमने यहां पर एक किसी के लिए ये जो है एक फ्रेज यूज करा, ही इज इकोनॉमिकल विद द ट्रुथ. भाई वो सच बोलने में जरा कंजूस है, झूठे के लिए इकोनॉमिकल विद द ट्रुथ. इतना लंबा फ्रेज जो है वो एक यूज किया. तो सर्कमलोक्यूशन का मतलब होगा टू यूज राउंड अबाउट एक्सप्रेशन. पेरिफ्रेजेस भी यही है, सर्कमलोक्यूशन, पेरिफ्रेजेस, प्लियोनिज्म यही है, टू यूज मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड, या घुमा फिरा के जो है वो कहना. तो इसका जो आंसर था दैट वाज ओनोमोटोपिया. Which play analyzes the impact of modern publicity on private domestic tragedy? The show, Jocelyn, Escape, none of these. Modern publicity on private domestic tragedy जो दिखाया गया है वो गॉल्सवर्दी के प्ले द शो में दिखाया गया, दैट इज द शो. The island Pharisees holds up a picture of the wealthy class ruling over the poor class and fattening on them, over the poor class and trying to make them rich, over the rich class and flattering them, none of these. तो ये इसका आंसर है कि द आइलैंड फेरिसीज होल्ड्स अप अ पिक्चर ऑफ द वेल्दी क्लास रूलिंग. इसका आंसर है ए, ओवर द पुअर क्लास एंड फैटनिंग ऑन देम. तो इसका आंसर है दैट इज ए. ये तो थे आपके जो क्वेश्चंस लिटरेचर के. नाउ लेट्स डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस ऑफ ग्रामर. आज प्रोनाउंस के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं. The correspondence between he oblique him and I oblique me continued for 3 years. Choose the correct pronoun. अब एक एक आपको ध्यान से समझ देखिए. प्रेपोजिशन जो होता है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या जेरेंड आता है. ठीक है जी, नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड आता है. अब
ये दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि नॉमिनेटिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस यूज हो, लेकिन प्रोनाउन में फर्क पड़ता है क्योंकि केसेस बदल जाते हैं। तो प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन यूज होता है वो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज होता है। अब भले ही क्या हो गया, अब भले ही जो है वो प्रेपोजिशन शुरू में आए या प्रेपोजिशन बाद में आए, यहां पर ये है हमारा प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन है तो इसके बाद जो प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस क्या, अगर ही है तो ही का होगा हिम, आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, आई का मी, जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। ठीक है, जब सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं तो नॉमिनेटिव केस, जब ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब यहां पर अब बिटवीन जो प्रेपोजिशन है उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हिम एंड मी। क्यों, जो मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन यूज होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन जो है वो यूज किया जाता है और नॉमिनेटिव प्रोनाउन जो है वो हम यूज नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेते हैं। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट रिप्लेसेस द अंडरलाइंड फ्रेज ही ऑलवेज डज दैट ही सेज, हु, विच, व्हाट, नो इंप्रूवमेंट। ये जो क्वेश्चंस हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस के। अब रिलेटिव प्रोनाउंस में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं पहले। अब इसमें ही ऑलवेज डज, विच ही सेज, व्हाट ही सेज, हु तो आएगा नहीं क्योंकि हु जो होता है, हु और होम जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स को बताने के लिए किए जाते हैं और यहां पे बात की जा रही है चीज की। ही ऑलवेज डज वो करता है जो वो कहता है। तो यहां पर जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा व्हाट होगा। अब व्हाट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन कहां यूज होता है, व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, व्हाट रेफर्स टू थिंग्स ओनली। व्हाट किसके बारे में बताता है, व्हाट रेफर्स टू थिंग्स ओनली, और ये बिना एंटीसीडेंट के यूज होता है। इट इज यूज्ड विदाउट एंटीसीडेंट, ये बिना एंटीसीडेंट के यूज होता है। ये इट इज यूज विदाउट एन एंटीसीडेंट, ये भी मैं लिख देती हूं। तो यहां एंटीसीडेंट नहीं आया हुआ है, इट इज यूज विदाउट एन एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके जस्ट पहले आने वाला जो वर्ड होता है उसे एंटीसीडेंट कहा जाता है। जैसे अगर आप कहेंगे दिस इज द बॉय हु चीटेड मी, तो हु के पहले जो एंटीसीडेंट आ रहा है वो बॉय आ रहा है। तो ये व्हाट जो होता है वो तब यूज करते हैं जब एक तो चीज के लिए यूज करते हैं, और जब चीज जब व्हाट जब यूज होता है जब हम चीज के बारे में बताते हैं और वो एंटीसीडेंट होता ही नहीं है, कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है। तो ये विदाउट एंटीसीडेंट जो है वो क्या यूज, अगर एंटीसीडेंट नहीं है तो आप दैट नहीं यूज कर सकते, विच नहीं यूज कर सकते, आप क्या यूज करेंगे, व्हाट। तो यहां एंटीसीडेंट नहीं है, दैट इज वाई रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज किया जाएगा। ही ऑलवेज डज व्हाट ही सेज, यहां दैट या विच नहीं आ सकता था क्योंकि इनको लगाने के लिए एंटीसीडेंट की आवश्यकता पड़ती, यहां एंटीसीडेंट था नहीं, इसीलिए हमने क्या यूज करा, व्हाट। What my father has promised, he has promised. अब इसमें अंडरलाइन फ्रेज में से सब्सटीट्यूट करना है। What my father has promised, he has promised. तो which, that, why, what my father has promised, he has promised. He has promised, what my father has promised. ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब रिलेटिव प्रोनाउन है इसमें what my father। अब भाई जो कह दिया सो कह दिया, सेम वही चीज है कि what जो है वो क्या है, जो अब यूज हो रहा है चीज के लिए, और एंटीसीडेंट क्या है, नहीं है, एंटीसीडेंट नहीं है। जब तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो नो इम्प्रूवमेंट। जो मेरे पिताजी ने कह दिया वो कह दिया, जो मेरे पिताजी ने वादा कर दिया कर दिया। बात वादे की हो रही है, मगर एंटीसीडेंट नहीं है, चीज की बात की जा रही है, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, नो इम्प्रूवमेंट। व्हाट क्या, व्हाट ही रहेगा। There is no Indian who knows the national anthem.
अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। ये यहां पर ये है बट, तो बीच बीच में but is used as a relative pronoun after a negative word, no, not, etc. और इसका मतलब होता है who will not, who doesn't। अब यहां पे जैसे ये है, there is no Indian who doesn't know the there is no Indian who doesn't know the national anthem। पूरा होता तो सही होता, इस पूरे को जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वो बट से करेंगे। देयर इज नो इंडियन बट नोज द नेशनल एंथम, इसका मतलब हो गया देयर इज नो इंडियन हु डजंट नो द नेशनल एंथम। तो बट हु डजंट नो, या इसको सब्स्टिट्यूट जो है वो करता है, तो बट इज यूज्ड। अब यहां पर ये नेगेटिव वर्ड आ रहा है, अब जो नेगेटिव वर्ड आ रहा है उस नेगेटिव वर्ड के बाद हम बट लगाते हैं। तो क्योंकि देयर इज नो इंडियन हु डजंट नो, तो यहां पर खाली पूरा का पूरा जो क्लॉज है उसकी जगह सिर्फ बट लगाकर हम काम चला लेते हैं। बट देयर इज नो इंडियन बट नोस द नेशनल एंथम। तो यहां ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो बट का यूज किया जाएगा। बट इज यूज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर अ नेगेटिव वर्ड। तो नो के बाद यहां हु ना लगाकर बट का यूज किया जाएगा। जैसे देयर इज नन बट वेप्ट, देयर इज नन हु डिडंट वीप, तो हु डिडंट की जगह हमने बट वेप्ट लगा दिया। अ गुड क्रॉप इज द गिफ्ट अ फार्मर आस्क्ड फ्रॉम द गॉड, फार्मर आस्क्ड फ्रॉम द गॉड। अ गुड क्रॉप इज द गिफ्ट, यहां पर ये आया हमारा एंटीसीडेंट। ये एंटीसीडेंट जो है दिया हुआ है। अब ये एंटीसीडेंट है क्या? थिंग। अगर एंटीसीडेंट ना होता, बात थिंग की करते, तो व्हाट लगाते। ये आया एंटीसीडेंट, थिंग है, और थिंग के लिए अगर ये ह्यूमन बीइंग होता तो हम हु लगाते, और हु या हुम लगाते, वो नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केस का हो जाता है। अब यहां ये एंटीसीडेंट है, चीज है, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे? विच फार्मर आस्क। तो यहां एंटीसीडेंट है द गिफ्ट, थिंग की बात की जा रही है, ये रिलेटिव आपका जो है भाई आपका ये एडजेक्टिव क्लॉज है, तो विच अ फार्मर आस्क्स। तो द आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 21, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल विच ही अटर्स। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ही अटर्स विच ही विल अटर, दैट ही विल अटर। ही इज रिस्पॉन्सिबल। एक सिंपल सी चीज है, omission of relative pronoun। omission of relative pronoun के बारे में समझिए कि कोई रिलेटिव प्रोनाउन तब नहीं लगाते जब हमारा सेंटेंस जो है वो अक्यूजेटिव फॉर्म में हो, तो हम वहां पर कोई जो है वो यूज नहीं करते। omission ये है जब ये अक्यूजेटिव केस में होता है, when it is in the accusative, when the sentence is in accusative case। जब accusative केस में होता है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन छोड़ देते हैं। तो he is responsible for all he utters, तो ये he utters accusative केस में है, तो हमें कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है। तो आंसर आएगा ए। Those who works hard will succeed। अब इसे हमें करेक्ट करना है। Those ये हमारा एंटीसीडेंट है, प्लूरल है। अगर ये हमारा एंटीसीडेंट प्लूरल है, those के हिसाब से who लगा, who work hard। तो भाई ये वाला जो वर्ब है ये किसके हिसाब से लगेगा? those के हिसाब से। और जब those के हिसाब से लगेगा तो those अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तो आएगा those who work hard will succeed। those will succeed who work hard। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो ठीक उस वर्ड के बाद लगता है जिसके बारे में वो बात करता है। who work hard ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। those
विल सक्सीड, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और दोज के हिसाब से यहाँ पे जो है वो वर्ब का यूज किया जाएगा. The eggs that were rotten were thrown. The eggs that were rotten. यहां पर हम which भी लगा सकते थे और that भी लगा सकते हैं. which और that में से कोई सा भी लगा लेते हैं. हालांकि दोनों के नियम अलग अलग भी होते हैं. जैसे all that glitters is not gold, अगर all के बाद चीज की बात की जाती है तो that की यूज किया जाता है. और जो है एनीथिंग नथिंग है, ह्यूमन बीइंग और उसका नॉन लिविंग थिंग की बात की जाती है तो हम लोग दैट का यूज करते हैं. लेकिन दैट और विच को भी हम एक उसमें यूज कर लेते हैं थिंग्स के लिए. तो बात करी जा रही है एग्स की. एग्स नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं. यहां आया दैट और वर रॉटन वर थ्रोन. द एग्स दैट वर रॉटन, एक तो ये वाला जो वर है वो एग्स के हिसाब से लगाया और ये वाला वर्ब भी जो है वो एग्स के हिसाब से लगा. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो नो इंप्रूवमेंट यहां पर आएगा. क्वेश्चन नंबर 24. राहुल इज द बॉय डैश दैट इज टू बी हेल्प्ड इमीडिएटली. बात की जा रही है बॉय की. अब यहां पर हु या whom में से क्या लगेगा? अगर आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो वर्ब से स्टार्ट होता है तो इसको सब्जेक्ट की आवश्यकता है, और सब्जेक्ट के रूप में जो काम करता है वो हु काम करता है. तो आप क्या लगाओगे? राहुल इज द बॉय हु इज टू बी हेल्प. तो ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर से सब्जेक्ट की आवश्यकता है, और हु किसका काम करता है? सब्जेक्ट का. और जो हुम है वो काम करता है ऑब्जेक्ट का. तो यहां आएगा राहुल इज द बॉय who is to be helped. दूसरी बात, who और whom ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किए जाते हैं. ये रेंचो था. रेंचो इज द डॉक्टर डैश द whom कार्ड आई हैव. बात यहां पर यह है कि रेंचो इज द डॉक्टर, इसमें बताया जा रहा है पोजेशन. और जब पोजेशन बताते हैं तो पोजेशन बताने के लिए ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं हुज, और जो लिविंग बींग्स हैं लिविंग के लिए यूज करते हैं हुज, और नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं ऑफ विच. हालांकि ये पुराना है मगर ऑफ विच यूज करते हैं. तो यहाँ पोजेशन बताया जा रहा है. रेंचो इज द डॉक्टर हुज कार्ड आई हैव. तो यहाँ आएगा दैट इज हुज, जिसका की. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आज आप लोगों के लिए लिए हैं, और बस आज के लिए इतना ही. ये एक छोटा सा रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट मैंने आपको करवाया है. जो चैप्टर्स के ट्रिकी पार्ट्स हैं वो मैं सोच रही हूँ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करवाऊँ. दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं कल. बाय बाय.